नमस्कार दोस्तों, अशोक टेक्निकल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मर के महत्वपूर्ण किस्मों का सेकंड भाग जो फर्स्ट है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो अपने चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछली तकनीकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। यदि आप कम मेहनत में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन है, सिंथेटिक ऑयल खालिस्तान से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, सिंथेटिक जो ऑयल है वो सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन के अवयवों से मिलकर के बना होता है। ये जो सिंथेटिक ऑयल है ये महंगा होता है तथा खाद्यान्न तथा जो सुरंग जो होती है उनमें ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, उनके अंदर भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के किस भाग में तेल का प्रसार व संकुचन होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर भाग होता है उसमें तेल का प्रसार व संकुचन होता है। ब्रीदर में दोस्तों सिलिका जेल रखी जाती है जो श्वसन का कार्य करती है। ऑयल गेज है वो आपका ट्रांसफार्मर का जो ऑयल बताता है, ठीक है। ऑयल आउटलेट ड्रेन कोक ये जो तेल की निकास के लिए होती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो सिलेंडर नुमा जो भाग होता है वही आपका कंजर्वेटर कहलाता है। तेल का जैसे आयतन बढ़ता है तो वैसे ही तेल का इसमें क्या होता है, प्रसार होता है। और तेल जब ठंडा हो जाता है वापस ठंडा होकर के कंजर्वेटर से मुख्य टैंक में चला जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है। जब इसमें चला जाता है तो कंजर्वेटर में तेल का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका जेल रखी जाती है। दोस्तों, सिलिका जेल है वो आपकी ब्रीदर में रखी जाती है। और सिलिका जेल का जो रंग होता है वो सफ़ेद भी होता है, हल्का आसमानी या नीले रंग का भी होता है, जो नमी सोखने के बाद में आपका गुलाबी रंग का हो जाता है। दोस्तों, जो हल्की सिलिका जेल आती है उसका रंग सफ़ेद होता है। जो आपके पैकिंग प्रोडक्ट आते हैं उनके अंदर यूज़ की जाती है। और जो भारी जो सिलिका जेल होती है जो आपके ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है उनका रंग आसमानी या नीला रंग का होता है। जैसे ही ये सिलिका जेल नमी को सोखती है तो इसका रंग नमी सोखने के बाद में इसका रंग गुलाबी हो जाता है तथा नई सिलिका जेल का रंग होता है नीला। दोस्तों, बहुत सारी किताबों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन जो रियलिटी जो है वो यही है। वास्तविकता में जो रंग होता है उसका वो नीला होता है। ट्रांसफार्मर में जो यूज़ की जाती है सिलिका जेल और नमी सोखने के बाद में गुलाबी हो जाता है। जब सिलिका जेल का रंग ब्राउन हो जाता है तब उस सिलिका जेल का कोई भी यूज नहीं किया जाता है। सिलिका जेल सिलिका का विशेष रूप है जो सोडियम सिलिकेट से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर की इनपुट तथा आउटपुट कुंडली के बीच में प्रतिरोध का मान खालिस्तान होता है। तो वो होता है लगभग 0 ओम, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों सप्लाई प्रदान करती है। दोस्तों, अगर सिर्फ ट्रांसफार्मर की इनपुट आउटपुट कुंडली के बीच का प्रतिरोध पूछा जाए तो वो होता है अनंत ओम, क्योंकि उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। और जब बात आती है ऑटो ट्रांसफार्मर की तो उनमें आता है 0 ओम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं कि उच्च मान की धारा और उच्च मान के वोल्टेज को मापन करने वाले उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सीटी और पीटी। सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बी और सी दोनों आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सीटी एक प्रकार से खालिस्तान ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। तो आपका जो करंट ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। दोस्तों, सीटी जो है वो करंट को डाउन करेगा। तो आपको पता है, सीधी सी बात है कि करंट एक तो होता है वोल्टेज और एक होता है आपका करंट। यदि आपका वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होता है और करंट कम होता है तो वोल्टेज का मान बढ़ता है, यानी कि सीधी सी बात है। अब ये जो ट्रांसफार्मर वो करंट को कम करेगा तो इसमें वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता होती है, पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता होती है 2000 केवीए से 20000 केवीए तक। दोस्तों ये आपका पावर ट्रांसफॉर्मर है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन वाली जगहों पर किया जाता है तथा वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाले होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को वितरक ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। इसकी जो क्षमता है वो 5 केवीए से लेकर के 2000 केवीए तक होती है। दोस्तों पोल पर जो क्रॉस आर्म से लगे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, इस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की भांति कार्य करते हैं। आपके जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है उसको कम करके आगे सप्लाई के लिए देते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग जो करते हैं वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी करते हैं, इंडक्शन मोटर की गति में भी करते हैं और बूस्टर के रूप में भी किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। दोस्तों कई बार लोग क्या कर देते हैं कि पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, सीधा वोल्टेज स्टेबलाइजर पर कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा उत्तर। तो इसका जो प्रयोग है वो मोटर की गति नियंत्रण में भी किया जाता है और साथ में बूस्टर में भी किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। दोस्तों ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जो वेरिएक की भांति भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का मान अधिकतम होगा। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है वो होगी जब ताम्र क्षति और लौह क्षति बराबर हो जाएंगी, तब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है वो अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ट्रांसफॉर्मर लोड रहित अवस्था में हो तो उसकी दक्षता होती है। जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है तो उसकी दक्षता होती है 0%, क्योंकि जब लोड ही नहीं होगा तो जो आउटपुट है वो क्या होगा, 0 होगा, और आउटपुट 0 होगा तो जो दक्षता वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो होती है आपकी आउटपुट बटा इनपुट गुणा 100 होती है। आउटपुट 0 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता किस लोड पर होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो अधिकतम दक्षता होती है वो होती है आपकी आधे लोड के ऊपर, आधे लोड पर। क्योंकि जैसे जैसे लोड का मान जब आधे लोड से ज़्यादा होता जाएगा तो ताम्र क्षति का मान वहाँ पर बढ़ने लगता है, और ताम्र क्षति का मान ज़्यादा होने पर क्या होता है कि जो दक्षता वो घट जाती है। तो आधे लोड पर या 50% लोड के ऊपर दक्षता उच्चतम होगी। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सही विकल्प है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए होगा आपका VNL माइनस VFL बटा VFL गुना 100। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में होने वाली ताम्र हानि खालिस्तान के समानुपाती होती है। जो ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानि होती है वो होती है आपकी I² के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट होती है। तो जो आर्क वेल्डिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है तो उसके लिए निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा वाला ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में भंवर धारा हानियाँ निर्भर करती हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर में भंवर धारा हानि होती है, एडी करंट लॉस। देखो करंट आ रहा है CURRENT, करंट में C आ रहा है तो C4 करंट होता है और C4 कोर होता है। तो जहाँ पर भी करंट का नाम आए एडी करंट, तो करंट C से C मैच करना है, और इसमें आ जाएगा कोर, C4 कोर। तो ये आ जाएगा केवल कोर के ऊपर निर्भर करती है, आपकी वोल्टेज लोड पे, आवृत्ति पे, इन पे किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण है। तो ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण है, ये हो जाएगी आपकी 4.44 F.N। अगला क्वेश्चन है, कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पथों की संख्या होती है। तो कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें चुंबकीय पथों की संख्या 1 होती है। दोस्तों ये आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसमें केवल चुंबकीय पथों के लिए एक ही मारक है। अब कई बार इस पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें वाइंडिंग अलग अलग कोर पर स्थापित की जाती है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो अलग अलग कोर के ऊपर स्थापित करते हैं।
दोस्तों ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। तो कोर टाइप आपने देख लिया, ये सेल टाइप। तो इसमें क्या करते हैं, एक ही भाग पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो जो सेल टाइप होता है उसमें चुंबकीय पथों की संख्या 2 हो गई, एक तो ये हो गई आपकी और एक हो गई ये, ठीक है। और जो आपके छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं जैसे 606 हो गया, 303 हो गया, 12012 हो गया, तो उन सभी में जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका सेल टाइप का होता है। और बड़े जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, उन सभी में जो होती है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें चुंबकीय पथों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें चुंबकीय लीकेज का मान भी क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय लीकेज होता है वो होता है कोर टाइप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षतियों का मान किस विधि से ज्ञात किया जाता है। तो वो किया जाता है ओपन सर्किट परीक्षण से भी किया जाता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण से भी किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ए व बी दोनों। देखो ओपन का अर्थ होता है खुला, तो यानी कि लोह क्षति के लिए तो करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट का प्रयोग। और शॉर्ट सर्किट परीक्षण कब करेंगे, ये करेंगे तांबर क्षति के लिए। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ओपन खुला, ला यानी कि लोहा, तो इसमें आ जाएगा लोह क्षति के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो कोर जो होती है, कोर से आपने पढ़ा था, कोर सी से कोर बन रहा है, सी से करंट बन रहा है। तो जहाँ पर भी करंट का नाम आ रहा है तो अपने पहले ऑप्शन में आ रहा है एडी करंट, सीधा सा अपना उत्तर सही हो जाएगा, एडी करंट क्षति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग क्रोड पर स्थापित की जाती है। तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो क्रोड टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग क्रोड के ऊपर स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक से जुड़े तापमापी का तापमान खालिस्तान डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो जो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ऑयल का तापमान बताने वाले का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसमें तापमापी में एक तो ब्लैक कलर की सुई दिखाई गई है और एक लाल कलर की सुई दिखाई गई है। तो वर्तमान में जो मीटर आ रहे हैं उनमें दोनों सुई यानी कि ब्लैक कलर की तो वाइंडिंग का जो तापमान दर्शाती है और रेड कलर की जो सुई है वो ऑयल का तापमान दर्शाती है। तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रांसफार्मर में ऑयल का दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो अतिरिक्त ऑयल को बाहर निकालने के लिए कौन सा भाग कार्य करता है। तो वो करता है आपका एक्सक्लोजन वेंट। एक्सक्लोजन वेंट में एक फिल्म लगी होती है जो अधिक प्रेशर बढ़ने के ऊपर टूट जाती है और एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकाल देती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न होने की स्थिति में खालिस्तान सुरक्षा युक्ति कार्य करती है। तो ट्रांसफार्मर में जब आंतरिक दोष हो जाते हैं तो उसके बाद जो बल्कोज रिले है वो कार्य करती है। बल्कोज रिले में 2 सर्किट होते हैं, एक तो अलार्म सर्किट होता है, तो आंतरिक दोष होने पर अलार्म बजने शुरू हो जाता है। दूसरा इसमें सर्किट ब्रेकर भी होता है जो परिपथ को तोड़ देती है और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर अनुपात रेशियो को कैसे लिखा जाता है। ES बटा EP बराबर NS बटा NP बराबर रूट ZS बटा ZP बराबर IP बटा IS। 44 kVA 11,000/220 वोल्ट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में 25 टर्न है तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है यानी कि EP बराबर दिया गया है 11,000, ES बराबर दिया गया है 220 वोल्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्न यानी कि NS दिए गए हैं 25 टर्न और प्राइमरी टर्न पूछा गया है। तो दोस्तों ऊपर वाले में आप देखोगे कि ES बटा EP बराबर NS बटा NP। तो फॉर्मूले में आप रख दोगे ES यानी कि 220 वोल्ट बटा
EP यानी कि 11,000 वोल्ट, और बराबर में आपका आ जाएगा NS यानी कि 25 टर्न है, और नीचे NP। तो यहाँ पे आप गुणा कर दोगे, वज्र गुणा हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25 गुणा 11,000 बट्टे में आ जाएगा 220। जब आप कट करोगे तो आ जाएगा 1250 टन। उच्च वोल्टेज तथा उच्च शक्ति प्रदान करने वाले ट्रांसफॉर्मर में कौन सी संयोजन विधि प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर जो वाइंडिंग है उसके कनेक्शन की जो विधि है उसमें स्टार स्टार संयोजन जो विधि है उसका प्रयोग उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति के लिए किया जाता है। निम्न वोल्टेज तथा निम्न शक्ति प्रदान करने वाले ट्रांसफॉर्मर में कौन सी संयोजन विधि प्रयोग करते हैं? तो निम्न वोल्टेज व निम्न शक्ति के लिए जो ट्रांसफॉर्मर संयोजन की जो विधि है वो होती है VV संयोजन विधि। दोस्तों, VV कनेक्शन है वो डेल्टा डेल्टा के समान है, लेकिन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में आपको निम्न वोल्टेज व उच्च शक्ति मिलती है। अतः वोल्टेज तथा निम्न शक्ति प्राप्त करने के लिए VV कनेक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग करके खालिस्तान को स्थिर किया जाता है। तो जो टर्सरी वाइंडिंग होती है उसका प्रयोग करके आप न्यूट्रल को स्थिर कर सकते हो। दोस्तों, जो न्यूट्रल है वो स्टार स्टार कनेक्टेड जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें मिलता है। तो इसमें देखो, ये जो वाइंडिंग है बीच में जो बनाई गई है ये भी स्टार कनेक्टेड है, ये भी स्टार कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में जो बनाई गई है डेल्टा टाइप में, तो ये जो बनाई जाती है टर्सरी वाइंडिंग, इसे टर्सरी वाइंडिंग करते हैं। इसका प्रयोग न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए किया जाता है। जब लोड अनबैलेंस होता है तो जो सामान्य जो स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे ये जो आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रल स्थायी नहीं होता है। जब लोड अनबैलेंस होता है तो लोड इधर उधर खिसकता है, इसलिए जो न्यूट्रल है उसको फिक्स करने के लिए टर्सरी वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉट या TT संयोजन का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो TT का अर्थ होता है ट्रिजर ट्रांसफॉर्मर, T का अर्थ होता है ट्रिजर ट्रांसफॉर्मर। तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं 3 फेस को 2 फेस में बदलने के लिए, यानी कि जो 3 फेस सप्लाई होती है उसको 2 फेस में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें टर्नों की संख्या 86.6% रखी जाती है तथा इसका जो प्रयोग है वो विद्युत भट्ठी को चलाने के लिए किया जाता है। विद्युत भट्ठी में करते हैं, को चलाने में करते हैं, और जो इसमें टर्न्स होते हैं वो 86.60% रखे जाते हैं अदर जो वाइंडिंग होती है उनकी तुलना में। अगला क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूर्ण लोड धारा का खालिस्तान प्रतिशत होता है। जब ट्रांसफार्मर लोड रहित अवस्था में होता है तो उसमें 2 से 5% धारा का मान क्या होता है, प्रवाहित होता है। दोस्तों, कई बार आप 0% कर देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, उसमें 2 से 5% आएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए आवश्यक शर्त है। तो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि जो वितरण प्रणाली में अतिरिक्त लोड हो जाता है या लोड बढ़ जाता है तो उसको अतिरिक्त लोड को सहन करने के लिए समांतर क्रम में दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है। तो उसकी जो शर्त होती है वो होती है कि उसका फेज क्रम भी समान होना चाहिए, वोल्टेज अनुपात भी उसका समान होना चाहिए, समान ध्रुवता होनी चाहिए, और प्रति इकाई इम्पीडेंस भी उसका समान होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी।